हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर ऑल एग्जाम पास कोचिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों को इंटरमीडिएट की फिजिक्स का प्रथम अध्याय लेकर आया हूँ। इसका कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं और इसी में का कुछ टॉपिक आगे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालेंगे, उसकी विमा निकालेंगे और इसमें हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल के बीच तुलना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र, फिर वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि यदि कोई आवेश है तो इसके चारों तरफ इसका अपना क्षेत्र होगा। यदि कोई आवेश है तो इसके चारों तरफ इसका कोई एक क्षेत्र होगा। अगर यहाँ पे कोई अन्य आवेश रखने पर कूलाम के नियम के अनुसार या तो इसे आकर्षित करेगा या तो यह इसे प्रतिकर्षित करेगा। यदि दोनों प्रकृति में सेम आवेश होंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और अगर ये अलग अलग आवेश होंगे तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यदि यहाँ पे दोनों प्लस आवेश होते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और एक प्लस और एक माइनस आवेश होगा यहाँ पे तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखने पर वह उसे आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखने पर यह उसे आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, उसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे Q1 आवेश यहाँ पे है, यहाँ पे Q2 आवेश है। जैसे Q2 आवेश यहाँ पे है, इस पे कोई बल नहीं लगा। जैसे इसको हम लोग यहाँ पे लाए, इस पे कोई बल नहीं लगा। जैसे इस Q2 आवेश को हम लोग यहाँ पे ला दिए यहाँ पे, तो यह Q1 आवेश इसके अपनी ओर खींच ले रहा है, तो इसका वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक हो गया। तो किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब जहाँ वैद्युत क्षेत्र होगा वहां पर वैद्युत बल रेखाएं अवश्य होंगी। तो अब हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के बारे में जाने। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिसपे एकांक स्वतंत्र व पृथक्कृत धनावेश चलता है। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिसपे एकांक स्वतंत्र व पृथक्कृत धनावेश चलता है। यदि आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो वह उस पर लगने वाले बल की दिशा में चलने लगता है।
यदि वैद्युत क्षेत्र परिवर्ती हो तो उस पर चलने वाले आवेश का पथ वक्राकार होता है। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिस पर एकांक स्वतंत्र व पृथक्कृत धनावेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस स्थान पर धनावेश के लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये हम लोग जान गए वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। अब हम इसके गुण के बारे में जानेंगे कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं गुण जान लेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोग एक टॉपिक जान लें कि वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो वैद्युत बल रेखा किसी भी धन आवेश वैद्युत बल रेखाएं किसी भी धन आवेश से अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं किसी भी एकांक स्वतंत्र धनावेश से दूर जाती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा रूल ये होता है कि वैद्युत बल रेखाएं अनंत से ऋण आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अगर स्वतंत्र एकांक धनावेश रहेगा तो वैद्युत बल रेखाएं इससे दूर जाती हुई प्रतीत होंगी। अगर यही ऋण आवेश होगा तो इस ऋण आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ये वैद्युत बल रेखाएं यदि दो आवेश हैं, यदि दो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश हैं तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। अर्थात वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। अब यदि दो बराबर परिमाण के आवेश हैं, यदि दो बराबर प्रकृति और बराबर परिमाण के आवेश हैं तो वैद्युत बल रेखाओं इनके मध्य बिंदु पर, दोनों आवेश के मध्य बिंदु पर जो न्यूट्रल बिंदु होता है उस पे वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। यदि दो बराबर परिमाण के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हो तो इनका न्यूट्रल बिंदु एकदम बीच में होता है और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, क्योंकि दोनों आवेशों के कारण इस न्यूट्रल बिंदु पर लगने वाले बल का मान बराबर होता है, परंतु ये दिशा विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अतः कोई अन्य आवेश यहाँ पे रखने पे इस आवेश पे कोई बल नहीं लगता है और यह आवेश किसी भी दिशा में आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं होता है। अगर ये आवेश परिमाण में बराबर न हो, अगर ये आवेश परिमाण में बराबर न हो, अर्थात ये Q1 हो और ये Q2 हो, तो इस स्थिति में इनका न्यूट्रल बिंदु बीच में
नहीं होता है। इस स्थिति में इसका न्यूट्रल बिंदु बीच में नहीं होता है, तब हमें व्यंजक प्राप्त होता है Q1/Q2 बराबर R1² बटा में R2²। हम लोग ने जाना कि यदि धनावेश रहेगा तो वैद्युत बल रेखाएं उस धनावेश से अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी। अगर ऋणावेश रहेगा तो वैद्युत बल रेखाएं अनंत से ऋणावेश की ओर आती हुई प्रतीत होंगी। यदि एक धनावेश हो और एक ऋणावेश हो तो उस स्थिति में वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। यदि दो बराबर और समान प्रकृति के आवेश हो तो उनका न्यूट्रल बिंदु एकदम बीच में होता है और उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, क्योंकि ये दोनों आवेश परिमाण बराबर होते हैं, इसलिए इन पर लगने वाले बल का मान तो बराबर होता है, परंतु ये अलग अलग दिशा में होने के कारण, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। फिर हम लोगों ने जाना कि यदि दोनों अलग अलग परिमाण के आवेश हों तब इस स्थिति में इनका न्यूट्रल बिंदु बीच में नहीं होता है। इस स्थिति में होता है हम लोग का Q1/Q2 बराबर R1² बटा में R2², जहाँ R1 और R2 न्यूट्रल बिंदु से दूरियां हैं। R1 और R2 आवेशों की न्यूट्रल बिंदु से दूरियां हैं। अब इसके बाद हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में जाने तो वैद्युत बल रेखाओं का पहला गुण ये होता है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश कर देती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश कर जाती हैं। फिर दूसरा एक गुण ये है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि अगर ये काट दें तो इनके कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अलग अलग दिशा हो जाएगी, जो संभव नहीं है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसकी केवल एक ही दिशा होती है। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को काट दें तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की अलग अलग दिशा हो जाएगी, जो संभव नहीं है, क्योंकि सदिश राशियों की केवल एक ही दिशा होती है। तीसरा गुण इनका यह है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश के लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पे हम लोग खींचेंगे तो इधर बोलेगा, यहाँ पे इधर लगेगा, यहाँ पे इधर लगेगा। तो वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस स्थान पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। फिर चौथा नियम ये होता है कि वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती हैं, जो सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। सिकुड़ने का मतलब एक दूसरे को आकर्षित होंगी। आकर्षित कम होगी जब दोनों आवेश अलग अलग होंगे। तो वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। फिर इसका पांचवा गुण ये होता है कि वैद्युत बल रेखाएं अपने लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयास करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं अपने लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयास करती हैं।
अब दूर कैसे हटेंगी? जब दोनों आवेश सेम हो, और जब सेम होगा तो उनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो वैद्युत बल रेखाएं अपने लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयास करती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। इससे स्पष्ट होता है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अब हम लोग जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ज्ञात करेंगे, इसकी विमा निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q0। तो किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले बल और उस आवेश के परिमाण की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले बल तथा उस धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को या उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दिखाते हैं हम लोग। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। एक बार फिर समझिए, किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले बल तथा इस धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से दिखाते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि E बराबर होता है F/Q0। E बराबर होता है F/Q0 और हम लोग को पता है कि F बराबर होता है ma और Q बराबर होता है हम लोग का IT। F बराबर हुआ ma और Q बराबर हुआ IT। अब इसको हम लोग विमा निकालेंगे। तो इसका हम लोग हुआ m, इसका वो LT पे -2 होता है, LT पे -2 हुआ। इसको हम लोग दिखाते हैं A से और इसको दिखाते हैं हम लोग कैपिटल T से। तब हम लोग निकालेंगे विमा। ये हुआ m, ये हुआ L, ये T 2A और ये -3 हुआ और A पे -1 हुआ। अब विमा को हम लोग हमेशा बड़ा कोष्ठक में लिखते हैं। इस प्रकार हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जान गए, इसका मात्रक जान गए न्यूटन प्रति कूलम, और इसकी विमा mLT पे -3 A पे -1, इसके बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में तुलना करेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल में
तुलना। गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल में तुलना। सबसे पहले क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल दो पदार्थिक पिंडों के बीच लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल दो पदार्थिक पिंडों के बीच लगता है, जबकि वैद्युत बल दो बिंदु आवेशों के बीच लगता है। यदि मान लें हम लोग m1 द्रव्यमान है और m2 द्रव्यमान है, तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। यही हमारा Q1 आवेश है और यहाँ पे Q2 आवेश है, तो इन दोनों के बीच वैद्युत बल लगेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल दो पदार्थिक पिंडों के बीच लगता है, जबकि वैद्युत बल दो बिंदु आवेशों के बीच लगता है। दूसरा इसमें अंतर यह होता है कि वैद्युत बल आकर्षणात्मक भी होता है और प्रतिकर्षणात्मक भी होता है। यदि दोनों समान आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षणात्मक होगा, और दोनों अलग अलग आवेश रहेंगे तो वैद्युत बल आकर्षणात्मक होगा। तो वैद्युत बल आकर्षणात्मक भी होता है, प्रतिकर्षणात्मक भी होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षणात्मक होता है। तीसरा, वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। चौथा गुण इन लोग का होता है, इसमें अंतर कि वैद्युत बल का प्रभाव गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक होता है। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होता है। दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना अधिक होता है। दो प्रोटॉनों पर लगने वाले वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना अधिक होता है, जबकि दो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले विद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻43 गुना अधिक होता है। अगर दो प्रोटॉन रहेंगे तो इस पर जो वैद्युत बल लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना अधिक होगा, और यही बल इलेक्ट्रॉन पर 10⁻43 गुना अधिक लगेगा। अब हम किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए मान रहे हैं हम लोग कि कोई प्लस क्यू यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश है, और इस बिंदु से मान लें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई बिंदु O है, और इस बिंदु से इस O बिंदु से r दूरी पे एक बिंदु P है जिस पर धन परीक्षण आवेश Q0 रखा गया। मान लेना है कोई बिंदु आवेश प्लस Q है जो बिंदु O पर है, और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर प्लस Q0 आवेश धन परीक्षण आवेश रखा गया है। तो जब ये आवेश
बिंदु O पर रखा गया है और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर धन परिचय आवेश Q0 रखा गया है, तो कूलाम के नियम के अनुसार हमें पता है कि इन दोनों आवेशों पर एक बल लगेगा। तो कूलाम के नियम के अनुसार हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कूलाम के नियमानुसार दोनों आवेशों पर लगने वाला बल यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे Q1 की जगह क्या है प्लस Q है, Q है, Q2 की जगह क्या है यहाँ पे Q0 है और बटा में r²। कूलाम के नियम के अनुसार यह बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में r²। तो यहाँ पे Q1 की जगह पे प्लस Q हो गया और Q2 की जगह पर Q0 हो गया, r² ये हुआ। और हम सूत्र जानते हैं कि किसी भी बिंदु आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर F/Q0। E बराबर होता है F/Q0। इस समीकरण नंबर हो गया हम लोग का 1। अब समीकरण 1 में F का मान रखने पर, समीकरण 1 में F का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में जब हम लोग F का मान रखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटा में r²। और यहाँ से पहले ही यहाँ पे है r² Q0। तो Q0 से Q0 कट गया, तो E बराबर हो जाएगा हम लोग का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में r²। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। एक बार फिर समझिए, यहाँ पे कोई आवेश है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर कोई अन्य परीक्षण आवेश रखा गया है यहाँ पे, तो कूलाम के नियम के अनुसार इन पर एक बल लगेगा। तो इन पर लगने वाले बल के बारे में हम निकाल लिए, यह बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q0 बटा में r²। हम लोग को पता होता है कि E बराबर होता है F/Q0। यहाँ से F का मान जो निकाले यहाँ पे रखेंगे F का मान, तो F का मान यहाँ पे रख दिए तो आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटा में r²। यहाँ से पहले ही Q0 है, Q0 कट जाएगा। तो इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त होगा हमें E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में r²। और यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।